ये बताएं ज़रा देखने वालों को, जो लोगों को समझ नहीं आ रही ये स्मोक कितनी ख़तरनाक है, ये जो सिचुएशन अभी है लाहौर की, हमारे पाकिस्तान की, कितनी गंदी है ये स्मोक, बताएं ज़रा। देखें किसी भी चीज़ का हल अगर आपने तलाश करना है ना, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये इसकी वजह क्या है। तो आपको जैसे पता है कि स्मोक, जैसे आपने तो 1 मिनट के अंदर वो सारी प्रेजेंटेशन दे दी जो मैं पूरी रात तैयार करता रहूँ आपके शो में आने के लिए। तो इतनी कम्प्रीहेंसिवली आपने सारा कुछ बता दिया, आपने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। जो समझदार लोग हैं ना, वो आपकी ये बातें काफ़ी हैं। अच्छा। जैसे आपने क्रॉप्स का जिक्र कर दिया, एक बड़ा चंक जो उनसा है, जैसे आप देखें तकरीबन 5000 मिलियन टन क्रॉप्स सिर्फ इंडिया में ही जलाई जाती है। तो उसकी वजह से आपका लाहौर अफेक्ट होता है। डेली देख लें 10,000 डेथ्स वहाँ पे हो जाती हैं। आपने देखा कि आपने हिस्ट्री अगर आप देखते हैं तो आप देखें यूके में 4000 डेथ्स हो गई थी जब ये स्मोक आया था जी। और अगले कुछ वीक्स के अंदर 8000 और हो गई थी। तो क्या हम रिपीट करना चाहते हैं लाहौर में और पाकिस्तान में? अल्लाह ना करे इस तरह। और बच्चे आपके कहने का मतलब है कि ये जो स्मोक है ये इतनी डेंजरस है कि इससे डेथ वाकया इजीली हो सकती है। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर। इसलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं कि हम जो है, जैसे मुझे तो ऐसे लगता है कोविड वापस आ गया। और चूँकि ये कम्युनिकेबल इस तरह नहीं है मैन टू मैन कम्युनिकेट करे, लेकिन चूँकि एक पूरी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गंदी है और उसको अगर आप इनहेल करते हैं, पानी तो हम नेस्ले की बोतल पीते हैं, लेकिन एयर जो है हम बच ही नहीं सकते एयर से। कितनी देर अंदर बैठेंगे, बाहर तो निकलेंगे ना। और सर मैं कल की सिचुएशन बताती हूँ। कल मैं यहाँ पे शो होस्ट कर रही थी और मेरे इधर पूरे सेट के ऊपर स्मोक थी। ये सबने देखा है, आप लोगों ने देखा है ना कल कितनी स्मोक थी। बिल्कुल ऐसे है। मतलब इस जगह, और हम कितने अंदर आके हमारा सेट बना है, कोई हम बाहर की तरफ नहीं है, उसके बावजूद अंदर घुसी पड़ी। ये जो घरों में लोग सुबह उठते के साथ ही खिड़कियां खोल देते हैं फ्रेश एयर के लिए, दरवाजे खोल देते, ये इनको भी समझाएं खुदा के लिए, ये मत खोलें। ये जो आप घर के अंदर ताज़ा हवा ला रहे हैं, ये ताज़ा हवा का झोंका नहीं है, ये फ्रेश एयर नहीं है, ये तो गंदी स्मोक है। सर ये बताइएगा कि लंग्स पे क्या असर करती है जैसी देखिए मैडम, स्मोक अटैक करती जब ये वाले सारे पर्टिकुलेट मैटर्स वगैरह होते हैं, कार्बन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसेज हैं। ठीक है। और उसके अलावा गंदी गैसेज हैं, बहुत गंदी गैसेज, क्योंकि अगर ये एक तो है गंदी है, दूसरी टॉक्सिक बड़ी है। अच्छा। और ना सिर्फ लंग्स के लिए, दूसरी जिस्म के हिस्सों के लिए बड़े टॉक्सिक हैं। हाँ। जब ये आप इनहेल कर लेते हैं अंदर, तो आपकी जो जाहिर है आपके जो लंग्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स है। उसके अंदर म्यूकस की एक लेयर होती है, वो जाके उसको लग जाती है और वहाँ पे इंटेंस किस्म की सोजन जो उनसे डेवलप हो जाती है। सर ये जो हल्की सी यहाँ जलन होना, ठीक है, सांस फूलना, ये भी इसी स्मोक की वजह से हो रहा है लोगों को? इसकी वजह से होता है। और वो जब स्मोक अंदर जाता है तो वो एकदम एक रिएक्शनरी जो है लंग्स होते हैं ना, वो श्रिंक करते हैं। अच्छा। स्पैज़म में चले जाते हैं, जिसको आप वीजिंग कहते हैं, सीटियाँ बोलती हैं सांस के साथ, खांसी आनी शुरू हो जाती है, छाती टाइट होनी फील करने लगते हैं, स्पेशली इन द इवनिंग आवर्स और एट द पीक आवर्स ऑफ द स्मोक। अच्छा। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि एस्थमास और सीओपीडी, जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि सिर्फ नोज में ट्रैप हो जाते हैं। ये सर बता रहे हैं कि स्मोक की वजह से सांस की जो बीमारियां जिस्म में पैदा हो जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो उन्होंने एस्थमा भी बताई है। एस्थमा जी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सीओपीडी है। सीओपीडी एक ऐसी बीमारी, एस्थमा आप कजन ऑफ सीओपीडी एस्थमा कहते हैं इसे। अच्छा। जैसे जो स्मोकर्स होते हैं ना, हाँ। जो सिगरेट पे, फर्ज करें स्मोक बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और आप सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, शीशा, हुक्का, जिसकी वजह से धुआं अंदर जा रहा है। अच्छा। तो उसकी वजह से परमानेंटली डेवलप्ड एक एस्थमा टाइप कंडीशन हो जाती है जिसको सीओपीडी कहते हैं। और ये रिवर्स नहीं होती, क्योंकि एस्थमा तो रिवर्सिबल है, ये रिड्यूस होता है, नॉर्मलाइज हो जाता है 100% पेशेंट। अच्छा। लेकिन सीओपीडी परमानेंट है और ये सारी जिंदगी साथ रहेगी। अच्छा। और स्मोक की वजह से सीओपीडी डेवलप हो रही है। और अगर एक स्टेप और आगे चला गया ना पेशेंट, इससे लॉन्ग टर्म हो गया, तो ये अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे किसी को, ये कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एस्थमा, सीओपीडी, कैंसर्स, और फिर एक बीमारी होती है जिसमें आपकी जो एयर सैक्स होती हैं लंग्स के अंदर, वो परमानेंटली बड़ी हो जाती हैं, जिसको ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं, और रेशे की फैक्ट्री लग जाती है। पेशेंट सारा दिन सारी रात खांसता रहता है और खांसी कर करके वो बलगम के इतने बॉल्स जो उनसे ना, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में भी इतने एक बॉल रखा होता है, वो खांसी जा रहे हैं और बलगम डाली जा रहे हैं उसके अंदर, और फिर सुबह फेंकते हैं वो गुलदान जो छोटा सा होता है जी। और वो सारे जो उनसे ना ये स्मोक से रिलेटेड पहले भी होगी ये वाली सारी चीज़ें। जैसे आपने जिक्र किया कि क्रॉप्स को बर्न करने की वजह से, लकड़ों का वो जो चूल्हा होता है उसकी वजह से, वो जो
फूंक मारते हैं वो चूल्हा जलाने के लिए, उसकी वजह से वो भी तो एक स्मोक जिन रिलेटेड लोगों है। को ऑलरेडी पहले से सांस का प्रॉब्लम चल रहा है, अस्थमा चल रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं जिनको, या मोटापे की वजह से सांस फूलता है जिनको, वो इस लंग्स की वजह से कितना मुतासर हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा। ये हाई रिस्क ग्रुप है जिसमें वो वाले लोग जो पहले एस्थमा के पेशेंट्स हैं, क्योंकि एस्थमा इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर अनदर अटैक। जिसको एस्थमा है वो रिस्क पे है कि इसको दोबारा एस्थमा होगा, उसको बस एक वो तिली चाहिए, अगर वो लग गई तो एस्थमा का अटैक दोबारा वापस आ जाएगा। जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें ओल्ड एज ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेग्नेंट वेमेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेग्नेंट वेमेन एक तो प्रेगनेंसी भी खतरे में होती है बहुत ज़्यादा। ये देखें आप, अगर फ़र्ज़ करें कोई प्रेगनेंसी है तो उसके साथ सिर्फ माँ अगर अफेक्ट हो जाती है और एस्थमा होता है, माँ को सांस नहीं आ रहा तो उसके खून से जो बच्चे को सांस जा रहा है वो भी नहीं आएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर ये एक प्रोब है, ये इसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, तो ये अगर आप लगाएं तो इसमें आपको ऑक्सीजन लेवल्स आपके पता चल जाते हैं। और अगर मदर का ऑक्सीजन लेवल 85-80 पे आ रहा है तो बच्चे का तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि माँ के जरिए तो वो ब्रीदिंग सिस्टम सारा। और वो वाला बच्चा जो अगर फ़र्ज़ करें पैदा होता है तो उस बच्चे को परमानेंट एस्थमा डेवलप हो जाएगा, जो कि अगर कंपेयर किया जाए कि दूसरे बच्चों में जिनके माँ को एस्थमा और बच्चे पैदा होते हैं वो 11 साल की उम्र से पहले पहले ठीक हो जाते हैं। तो ये इट इज़ वेरी डेंजरस। एंड दूसरी थिंग, एक और चीज़ मैं ब्रेक रिक्वायर्ड है, उसके बाद हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, एलैबोरेट करेंगे। मैं फिर बता दूं, मैं आपको डरा भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि इस स्मोक में अपना ख़ास ख्याल रखें, और स्पेशली अपने बच्चों का। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट। हम इनसे पूछ रहे हैं कि ये जो स्मोक है हमारे लंग्स के लिए कितनी ख़राब होती है, जो बलगम सा जम जाता है सीने में। और एक थेरेपी मैंने देखी थी कहीं, जहाँ पर जो है ना आपको झुका के तो खांसी करवाई जाती है, ज़बरदस्ती पीठ पे मारा। व्हाट इज़ दिस ऑल? जो मैंने इसको पोस्टरल ड्रेनेज कहते हैं। अच्छा। तो इसमें होता है कि जब आप स्मोक से एक्सपोज होते हैं ना, तो फिर आपकी जो जैसे मैंने बताया कि एक फैक्ट्री लग जाती है बलगम की, वो अब आप जब सीधे खड़े हुए होते हैं तो वो फैक्ट्री जो है ना, वो बलगम की जो फैक्ट्री लग जाती है जिस्म के अंदर, लंग्स के अंदर, वो अब नीचे की तरफ है। अब आपने इसको ऐसे करना है कि आप जैसे मिसाल के तौर पर जैसे आप नमाज पढ़ते हैं तो आप सजदे की पोजीशन में चले जाते हैं। ठीक है। तो अब ये कितनी कंप्लीट एक्सरसाइज। उससे पहले तो आप वजू करते हैं, जिस पे नाक कान गले की जो सी बीमारी है, जैसे नाक में पर्टिकुलर मैटर्स हैं वो निकल जाएंगे, गले में आप गरारा करते हैं, कुल्ली करते हैं, वो गले में इरिटेशन वगैरह वो सेटल डाउन कर जाएगी। और जैसे आपने बताया कि बलगम वगैरह कैसे निकलते हैं, वो सजदे की पोजीशन में जाते हैं, तो सजदे की पोजीशन में जाके खांसी वगैरह ऑटोमेटिकली आनी शुरू होती है। वो पूरे का पूरा जो बलगम जो बेसिस ऑफ द लंग्स में मौजूद होता है वो उस कफ के साथ जो है ना एक्सपेक्ट करता है। तो देखिए अल्लाह ने कैसे प्रोटेक्शंस दी, क्या सिस्टम बनाया है, सब कुछ ऑलरेडी है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अगर ये ना निकले तो, और ये कफ जो है ये ट्रीटमेंट है जिसमें हम खांसियों के शरबत इस्तेमाल कर करके खांसी को रोकी जाते हैं, वो बेसिकली इट शुड नॉट बी डन। ये नहीं करना चाहिए, कफ को इनकरेज करना चाहिए। और अगर किसी को खांसी नहीं आती खुद खांसी करे, और खांसी करके जितनी बलगम निकाल सकते हैं वो निकाल दें। जैसे ये एक बोतल है, अगर ये आप खड़े हुए हैं तो अब ये पूरा बलगम पड़ा हुआ है, तो जब आप सजदे में जाएंगे तो ये ऐसे होगा और सारी की सारी जो है ना बलगम खांसी के ज़रिए आप मुंह के ज़रिए बाहर निकाल देंगे। क्या बात है, एक्सीलेंट हो गया है ना। अच्छा, कुछ ऐसी एहतियात हमें बता दें जो हम स्पेशली करें। निकलना तो पड़ता है, आपको पता है, हमें घर से बाहर भी कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, मगर ये जो स्मोक की वजह से फिर बहुत लंबे अरसे, जैसे 2-3 महीने तक ये जो सिचुएशन पड़ी रहती है, मौसम ऐसे ही रहता है, और घरों के अंदर भी दाखिल हो जाती है स्मोक। जैसे मेरे ऑफिस का मैं आपको कल बताई थी कि हमारे कुछ कवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर यहाँ पे स्मोक आ गई थी। इसमें कितना नुकसान होता है, इसमें क्या करें? क्या हर वक्त ही मास्क पहन कर, घर के अंदर भी मास्क पहन के रखें, ऑफिस के अंदर वाले एटमॉस्फेयर में मास्क पहनना, व्हाट इज़ दिस? मैडम असल में ना ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकली इसको नहीं कर सकते। आप घर के अंदर हैं अगर आप, तो ठीक है, आप अपना जो क्लोज रूम में अगर बैठे हैं तो वो आप उसको क्लोज करके रखें, ताकि अब जो कुछ अमीर लोग हैं वो एयर प्यूरीफायर्स लगा लेते हैं। तो हम जैसे हैं, जैसे हम एयर प्यूरीफायर की जगह कुछ पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि एयर प्यूरीफायर्स होते हैं, जैसे मनी प्लांट्स हैं, सी फूड्स हैं, ये जो है प्लांट्स हैं, और ये एक अरिका के नाम से एक कोई प्लांट्स आते हैं, फर्न्स हैं। तो ये जैसे आपके शो में भी ये प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये एयर प्यूरीफायर्स हैं, लेकिन ये बहुत रैपिड एयर प्यूरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना कि एयर प्यूरीफायर करता है। मास्क की आपने जैसे बात की, जो हम फेस मास्क आजकल यूज़ कर रहे हैं वो उसकी तो 30% प्रोटेक्शन है, जो कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को जो ऊपर से रोक लेगा, कार्बन पार्टिकल्स वगैरह, लेकिन जो गैसेज हैं जो कि डेंजरस हैं
उसका तो ताल्लुक कोई नहीं, ये जो छोटे मोटे मास्क हम यूज़ कर रहे हैं। मेरा जो ड्राइवर है ना वो तो कहता है ये जो मास्क वगैरह है इससे मेरा आसरा नहीं होता, इससे मेरा गला ख़राब हो जाता है। वो जो मोटी चादर होता है वो ऐसे यूं लपेटता है मुंह के ऊपर, वो कहता है इससे मैं बेहतर हूँ। तो क्या चादर, ये कपड़ा वाला जो मटेरियल होता है, ये बेहतर होता है मास्क वगैरह? जी मैडम, ये क्लोथ मास्क जो यूज़ करते हैं वो भी ऐसे ही हैं जैसे आप फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये चादर वाला जो जिक्र किया है, ये समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू टॉलरेट, क्योंकि मास्क ही टॉलरेट नहीं हो रहा होता, वो 2 रैपर्स ऑफ जो क्लोथ करेगा तो उससे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक KN95 मास्क मिलता है, सिंपल सा मैडम, वो मगर जैसे तो महंगा सर, हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता, आपको पता है, ये भी तो है ना। तो मैं 50 रुपए से 100 रुपए के दरमियान आ जाता है। अच्छा, सस्ता हो गया? सस्ते हो गए ना, जब डिमांड बढ़ेगी तो ये आपको पता है फिर 400 रुपए 4000 रुपए का बिकेगा। तो इसलिए आजकल तो सस्ता है ये, तो ये बड़ा इफेक्टिव। ये 95 भी तो ये हमारे वो नंबर 2 आ गए थे, आपको याद है, प्लास्टिक की कोटिंग वाले आ गए। मैडम वो पहन लें वही N95, कहीं ना कहीं से तो प्रोटेक्शन होएगी। जो मिलते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो उनसे है ना वो ठीक है। जैसे मैं मेयो में काम करता हूँ, बेशक हमें बड़े ज़बरदस्त मास्क दिए उन्होंने, हमें कभी इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं हुई। अच्छा। तो बड़े ज़बरदस्त हैं मास्क, और ये अगर आप पहनते हैं प्रोटेक्शन हो गई, काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन हो जाएगी। लेकिन गैसेज इसमें भी जो है इनहेल हो जाती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि प्रोडक्शन को कम करें। एक और आपको मैडम बात बताऊं कि कुछ ना स्मोक टावर्स मुख्तलिफ मुल्कों ने वो भी लगाए हैं। तो स्मोक टावर जैसे आपकी ये होती है ना, ये ब्रिक टावर होता है जो कि स्मोक पैदा करने वाली वो चिमनियाँ होती हैं जो भट्टों में, इसी तरह का एक टावर बनाते हैं जिसके अंदर ना नेगेटिव प्रेशर सकर होता है, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को अपने अंदर लेता है, और वो नॉट गोइंग आउट, इट्स कमिंग इनसाइड, दैट इज गोइंग इनसाइड, एंड देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ द एयर विद इन द दैट सर्किट। उस टावर के अंदर एयर मूव करती है अराउंड, और वो सारी जो उसमें पर्टिकुलर मैटर गैसेस वगैरह होती हैं वो दीवार पे लग जाती हैं, और प्योर एयर जो उनसे ना वो एक्सपैंड कर देते हैं। और ये एक मेगा जो एयर जो स्टेबलाइजर है ना उसके तौर पर चाइना में है, इंडिया में है। अच्छा, किन किन ममालिक में? चाइना में हो रही है, और ये इंडिया, चाइना और ये मैक्सिकन्स, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने इस स्टेप में, दुबई, उसने इस स्टेप में जो है ना वो कन्वर्ट कर लिया। अब तो बड़े माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त काम इसमें किए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। देखें, पैसा तो हमारे पास भी है, लेकिन सही जगह पे लग जाए ना अगर, तो वो कम कीमत पे बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव रिस्पॉन्स आ सकता है। जैसे आप आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं, एक बड़ा ये लोग कहते हैं आर्टिफिशियल रेन जो है वो कितनी कोई करा देंगे, और इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव बहुत है ना। ये तो उन लोगों की हैं बातें जो कि अपनी पब्लिक है ना जो उनको उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इंपॉर्टेंट मोस्ट ये है कि आप अब करें क्या। बच्चों को सबसे ज़्यादा एडमिशन्स चिल्ड्रन अस्पताल में इस वक्त बच्चों की है जो कि एस्थमा के साथ और एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ दाखिल हुए हैं। तो मैडम एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं एक ख़ास तौर पे लेकर आया था। ये एक इन्हेलर है, आगे स्पेसर लगा हुआ है, और ये एक फेस मास्क है आगे। बच्चे तो ये नहीं ले सकते अगर ये फेस मास्क ना लगा हुआ आगे, तो ये अलग से मिलता है फेस मास्क, इसको आप लगा देते हैं। ठीक है। और इसको करके आप ये बच्चों के मुंह के ऊपर ऐसे रख के इसको ऐसे प्रेस करेंगे और बच्चा इसके अंदर सांस लेगा। अच्छा, कितनी देर लेनी है? मेरे ख्याल में 5-6 सांस ही काफ़ी हैं। अच्छा। तो जिस तरह ये दवाई जो से इसके अंदर से आके बच्चे के लंग्स के अंदर डिलीवर हो जाएगी, और जैसे ही दवाई इसके अंदर डिलीवर होगी, कम से कम ये इमरजेंसी में भी यूज़ किया जा सकता है, घर में भी यूज़ किया जा सकता है, हॉस्पिटल्स में भी यूज़ किया जा सकता है। सर, ये आम वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब बच्चों को कोई डेफिनेटली नहीं भी है इस स्मोकिंग? मैम, ये जो मैं लेकर आया हूँ ना, लोग नेबुलाइजर्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नेबुलाइजर की तो एक तो कीमत बहुत ज़्यादा है, आपको 400 रुपये एक दफ़ा नेबुलाइज करने के लिए। ना तो ये इलेक्ट्रिक का खर्चा, नेबुलाइज की कोई मशीन है ना, 20 रुपया पर पफ है ना जोन सा, उस पे आपका बच्चा जोन सा वो प्रोटेक्ट भी होता है, प्रिवेंट भी हो सकता है, और आप घर में इमरजेंसी को भी डील कर सकते हैं। सर, कोई नुकसान इसका? कोई नुकसान नहीं है, ये फायदेमंद है। और ये बहुत सारी दवाइयां जोन सी हैं वो खाने से बेहतर है। दवाई तो जाएगी पहले मैदे में। अंदर जो लगानी है, ये आपने क्या लगाई है, मुझे दिखाएं जरा। देखिए मैडम, ये एक मास्क है, ये एक इनहेलर है। अच्छा। और ये इसका एक, सर ये ऐसे निकालूं, निकल जाएगी? नहीं, ये निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये इसके अंदर ही है, दवाई अंदर है इसके। अच्छा, इसके अंदर। हाँ जी। ये एस्थमा में जो दवाई इस्तेमाल होती है वो है? इनहेलर है। अच्छा, इनहेलर है। ठीक है। और ये इसका स्पेसर है। ये इसका स्पेसर, ये आपने कितने के लिए टोटल? ये एक इनहेलर जो है ये मुख्तलिफ प्राइसेस होते हैं इसके। और ये जो सस्ता तरीन इनहेलर जो है वो 400 रुपये से लेके तकरीबन 1200, फिर
2000 तक भी आता है, लेकिन ये इसमें पूरे महीने की डोज है। ओके। जबकि आप एक नेबुलाइज करते हैं तो वो 300 से 400 रुपए पर नेबुलाइजेशन यूज होता है और उसका असर 4 घंटे से 6 घंटे तक रहता है, जबकि अच्छा। इसका असर 18 घंटे तक रहता है। अच्छा, और कुछ और इसके inhalers कोई ऐसे- साइड इफेक्ट नहीं है? मैडम इनके साइड इफेक्ट छोटे मोटे से साइड इफेक्ट्स क्या? हैं, जैसे अगर आप मुंह में जो है बाज़ फंगस आ जाती है, उसको आप कुलियां करारे करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं कुलियां करारे वैसे ही हो जाते हैं, तो वो सारा जो है फंगस वगैरह साफ हो जाती है। ये तो बड़े यूज करेंगे इस तरह। तो अगर ऐसे ज्यादा हो तो कुल्ली भी कर सकते हैं? जी 5-4 कुलियां और 5-4 दवाई गरारे लेने का, कर लें अच्छा। और सारा इरिटेशन और जो मुंह में पाउडर वगैरह लगता है वो साफ हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं आप। और अगर बच्चे हैं छोटे जो कि इनहेल नहीं कर सकते हैं, जिनको एजुकेट नहीं किया जा सकता, ये मास्क लगा दें और ठीक इस है। तरह प्रेस करके, जैसे मैंने तरीका एक बताया, एक पफ और एज नीडेड भी आप यूज कर सकते हैं, यानी एक पफ सुबह शाम ले लें, अगर ज्यादा मसला है तो 2 पफ सुबह शाम ले सकते हैं और सर, बीच में भी यूज किया जा मेरे सकता बाकी भाई हैं जो बाइक वगैरह पे आते हैं, ये भी कर सकते है। हैं? सब कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट चॉइस इन एस्थमा एंड स्मोक रिलेटेड मगर हमें जब कंडीशंस इज खांसी हो इनहेलर्स। तब हमने करना है, या फिर उससे पहले भी हम एज प्रिकॉशन? फर्स्ट कफ हुई है ना, इनहेलर स्टार्ट कर दें आप। ओके, तो तो आपको सबको हो डॉक्टर रही के है, पास जाने की डॉक्टर जरूरत नहीं। साहब, फिर तो सबको हो रही है। इसका Absolutely। मतलब है स्मोक में वैसे भी कर लें। सर इसका तरीका दोबारा बता दें, इनके ऊपर कैमरा कीजिएगा जी, देखें। ये एक इनहेलर बार है करके। और ये एक स्पेसर है, इधर एक ओपनिंग है, इसको स्पेसर को आप इसको अंदर डाल सकते हैं और ये स्पेसर में आ गया। और फिर ये बच्चों के लिए आप ये एक मास्क यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे उसको एक तरीका होता है उसको फॉलो नहीं कर सर सकते। करके दिखा दें। तो ये एक मास्क है, तो ये चूंकि बच्चों का मास्क है इसलिए ये मेरे फेस पे फिट इन नहीं होता, बच्चों के फेस बड़े पे वाले फिट इन हो अपने जाता बड़े है, साइज तो का बड़े मास्क साइज ले का ले लें। और ये बच्चों का है तो ये आप इसको ऐसे लगा के इसको प्रेस करेंगे तो बच्चा खुद ही सांस ले रहा होता है, ओके। तो वो इनहेल कर सकता है इसको। ठीक तो है। ये सारी दुनिया में यूज किया जाता है। और इसी मास्क के साथ 4-5 सेकंड्स जो है वो सांस लेना है।